Good morning, student. Today we will discuss the chapter General Proper and we discuss the opening entry. And the case is at the commencement of every year for the continuing business. अब स्टूडेंट आपने ओपनिंग एंट्री पास करनी है जब आपका ईयर आपका बिजनेस कंटिन्यू है और आप हर न्यू ईयर में सबसे पहले कौन सी एंट्री करोगे। तो जब भी नया ईयर स्टार्ट होएगा तो 1 अप्रैल को आपको ओपनिंग एंट्री करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस काफ़ी ईयर से कंटिन्यू है। हमें प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए क्या होता है कि नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं उनको ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पर्सनल और रियल अकाउंट्स की, जिनके हर साल बैलेंसेस निकलते हैं, ये एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं और इनके बैलेंसेस हम हर साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मींस कि साल खत्म होने पे हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज खत्म नहीं होती, वही एसेट जो हमने इस साल खरीदी है नेक्स्ट ईयर इसी से हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहता है। इसलिए हर साल एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को हम नए साल में लेकर जाते हैं, नए साल में उसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो नए साल में इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है, तो उसके लिए आप एक एग्जांपल ट्राई करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है वो आपकी एग्जांपल नंबर 4, जिसका पेज नंबर है 9.5, पेज नंबर है 9.5। अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या है कि फर्नांडिस परचेज्ड रनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस of the Samuel on December 18, 2017 for ₹2,10,000। तो राजे फर्नांडिस ने 2,10,000 का एक बिजनेस खरीदा है जिसपे उसके पास कुछ एसेट्स आई हैं और कुछ क्या आई हैं लायबिलिटीज। ये राजे इलस्ट्रेशन 3 है। मैं इसलिए आपको स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ राजे, आपके होमवर्क में ये भी है कि आपने इलस्ट्रेशन 3 भी करनी है सेल्फ और इसकी 3rd वाली फॉलो अप भी करनी है। अब राजे हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन 4 की। इलस्ट्रेशन 4 में क्या है कि ऑन द 1 अप्रैल 2018 द पोजीशन ऑफ तानिया ट्रेडर वाज एज अंडर। तो राजे हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, यानी कि बैलेंस दिए हुए हैं पिछले साल के। हमारे पास कैपिटल है पिछले साल की 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 7,500, गुडविल दी हुई है 7,000, बिल्डिंग दी हुई है 40,000, लोन फ्रॉम अर्चना 20,000, बिल्स पेबल 2,500, मशीनरी 45,000, फर्नीचर 3,000, कैश 1,000, बिल रिसीवेबल 4,000। तो हमें ये कुछ बैलेंस दिए हुए हैं जो कि पिछले साल का एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस है। जो एसेट्स और लायबिलिटीज पिछले साल हमारे पास बच गई हैं, अब हमने इसकी एंट्री पास करनी है। तो जितनी भी एसेट्स हैं स्टूडेंट, आपको जितनी भी एसेट्स हैं वो जनरल एंट्री में क्या कर देनी है, डेबिट कर देनी है। क्या कर देनी है, डेबिट। तो हमारे पास पहले डेट का बॉक्स है और डेट के बॉक्स के बाद हमारे पास बॉक्स है पर्टिकुलर का, राइट। इसके बाद एलएफ का है, फिर डेबिट का है, फिर क्रेडिट का है, राइट। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें मेरे पास गुडविल नाम की एसेट्स है, इसको अपने डेबिट करना है। जितनी भी एसेट्स है सबको अपन डेबिट करेंगे। गुडविल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। गुडविल के बाद हमारे पास बिल्डिंग है, इसको भी डेबिट करना है और बिल्डिंग के बाद हमारे पास मशीनरी आएगी, इस मशीनरी को भी क्या करना आपने, डेबिट करना है। मशीनरी के बाद फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर इसको भी आपने डेबिट करना है। फर्नीचर के बाद कैश है, कैश को भी डेबिट करना है। इसके बाद बिल रिसीवेबल है, उसको भी डेबिट करना है। ये बिल रिसीवेबल क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर हम किसी पर्सन को सामान बेचते हैं और वो हमें बेसिकली ऑन द स्पॉट पैसा नहीं दे पाता, तो वो हमें लिख के देता है कि मैं आपको पैसा 2 या 3 महीने के बाद दूंगा। अब वो जो लिख के हमें दे रहा है उस डॉक्यूमेंट को हम बिल रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है जी। तो आपने सबका अमाउंट जो है अब लिख लेना है। आपके पास गुडविल 7,000 की है और बिल्डिंग जो है हमारे पास वो 40,000 की है। इसके बाद मशीनरी जो है 45,000 की है, ठीक है। इसके बाद जो फर्नीचर है वो मेरे पास 3,000 का है और इसके बाद जो मेरे पास कैश है वो 1,000 का है और बिल रिसीवेबल जो है वो 4,000 का है। मेरी बात समझ रहे हो आप।
और इसी क्वेश्चन में आपको पिछले साल की कुछ लायबिलिटीज दी हुई हैं, जिसमें से सबसे पहले है मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जितनी भी लायबिलिटीज है स्टूडेंट आपने वो क्रेडिट साइड में शो करनी है और स्टार्टिंग टू से करनी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद मेरे पास है अर्चना लोन काउंट, अर्चना लोन अकाउंट, ठीक है। अर्चना लोन अकाउंट के बाद है मेरे पास है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल और एक, ठीक है जी, एक मेरे पास दिया हुआ है कैपिटल, एक मेरे पास है कैपिटल। अब राजा आप लायबिलिटी का अमाउंट लिखेंगे 7500 हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, अर्चना का लोन 20,000 का है, बिल्स पेबल 2500 के हैं और मेरे पास जो कैपिटल है वो है 70,000 की। तो राजा इस तरीके से आपने ये ओपनिंग एंट्री पास कर दी है और नीचे आपने नरेशन देना है कि बीइंग द ओपनिंग एंट्री पास, बीइंग द ओपनिंग एंट्री, ठीक है, बीइंग द ओपनिंग एंट्री, बीइंग द ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड। तो राजा ये आपने नीचे नरेशन देना है। तो ये है राजा आपकी एग्जाम्पल नंबर 4। अब राजे जब आप ये ओपनिंग एंट्री पास कर लोगे तो राजे जब आप इसकी लेजर बनाओगे तो वो तरीका भी आपने सीखना है। जैसे सपोज गुडविल है, आप गुडविल का लेजर बना रहे हो, किसका लेजर बना रहे हो? गुडविल का। तो गुडविल तो एसेट है, इसकी एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, ठीक है, और ये आ गया बीच में पर्टिकुलर। तो मेरा जी आपको एक एसेट का अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, सारे एसेट के अकाउंट आपने ऐसे ही बनाने हैं। अगर आपने ओपनिंग एंट्री में एसेट्स को क्या कर रखना है, डेबिट, तो आपने अमाउंट उसका डेबिट में डालना है, ठीक है, और डेबिट वाले पर्टिकुलर में क्या लिखना, आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितनी भी एसेट्स है सारी डेबिट है, सबका अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा और पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब राजी मैं आपको एक लेजर बना के दे रहा हूं लायबिलिटीज का। जितनी भी लायबिलिटीज हैं सबके लेजर आपने ऐसे ही बनाने हैं। बिल्स टेबल अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, डेबिट, क्रेडिट, और यहां पे है पर्टिकुलर और यहां पे भी पर्टिकुलर। अगर आपको ओपनिंग एंट्री में दिख रहा है कि बिल्स टेबल को क्या किया गया है, क्रेडिट, तो आपने पैसे भी कहां लिखने हैं, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड वाले पर्टिकुलर में क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ब्रॉट डाउन का मतलब है कि ये जो पैसे लिख रहे हो ना, ये पिछले महीने के बचे हुए हैं, उनको आप नए साल में अप्रैल 1 को नोट कर रहे हो। तो राजे इसी तरह आपने सारी लायबिलिटीज के लेजर बनाने हैं और सारे एसेट्स के लेजर बनाने हैं, ठीक है जी। तो अब राजे अपन बात करेंगे क्लोजिंग एंट्री की। किसकी बात करेंगे? क्लोजिंग एंट्री की बात करेंगे। स्क्रीन पे बन रहे हैं। तो राजे क्लोजिंग एंट्री है क्या? क्लोजिंग एंट्री है क्या? तो इसमें आपने बात समझनी है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना पड़ता है, यही हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट है। और हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, इससे हमारी प्रॉफिट की पोजीशन क्लियर नहीं होती इनकी, क्योंकि बैलेंस निकलते हैं, ठीक है जी, ये एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं। लेकिन हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स हैं जिनको कि हर साल के एंड में ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट अकाउंट और P&L में, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकल सके। तो जब आप नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करते हो ट्रेडिंग और P&L में और इसकी जनरल एंट्री करते हो, तो इसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग एंट्री। क्या बोला जाता है? क्लोजिंग एंट्री। तो अब राजे हमारे पास टॉपिक है क्लोजिंग एंट्री का, तो भी आप क्लोजिंग एंट्री करेंगे। तो राजे मेरे पास टॉपिक है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री। तो राजे क्लोजिंग एंट्री में हमने सिर्फ डिस्कस करने हैं नॉमिनल अकाउंट्स। क्या चीज डिस्कस करने हैं? नॉमिनल अकाउंट्स, जिनको कि हम
साल के एंड में ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। ये हम ट्रांसफर करते हैं नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट और P&L। हमारा ऐसा ट्रांसफर करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका राज्य ऑब्जेक्टिव होता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। हमने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट और P&L में ट्रांसफर करना होता है। और आज इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। तो आज इसमें मैं बात करूंगा इलस्ट्रेशन 5 की। कौन सी इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन 5 की बात करूंगा। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस पास द क्लोजिंग एंट्री, जिसकी लेफ्ट साइड में आपके पास ड्राइंग अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, परचेज, सेल्स रिटर्न, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, इंश्योरेंस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैश इन हैंड, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेब्टर, बिल रिसीवेबल, इस तरह की कुछ आइटम्स अवेलेबल है। और क्रेडिट साइड में अवेलेबल है कैपिटल, परचेज, रिटर्न, सेल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। तो आपने इसमें क्या करना है कि जो आइटमें ट्रेडिंग अकाउंट की लेफ्ट साइड में यानी कि डेबिट साइड में आती हैं वो आपने चूज करनी है और उसकी आपने जनरल एंट्री करनी है। तो आमतौर पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आपको 3 तरह की आइटमें मिलेंगी। ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, वहां पे आपको डायरेक्ट खर्चे मिलेंगे, और एक आपको मिलेगा परचेज, और एक डेबिट साइड में आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो जितना भी ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है और डायरेक्ट खर्चे हैं, सारे के सारे आपने उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। अब यदि बिना स्ट्रक्चर के मैं आपको एक जनरल एंट्री करके दिखा रहा हूं, जनरल थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ये है आपका डेबिट, ये है आपका क्रेडिट, और यहां पे आ गया पर्टिकुलर, ठीक है। अब जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले आप देखो कि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो राजा उसको क्रेडिट में शो करना है। उसको कहां पे शो करना है? क्रेडिट में। और डेबिट में क्या शो करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि जितनी भी आइटम आप क्रेडिट साइड में शो कर रहे हो वो सारी की सारी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होती है? डेबिट। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होती है तो आपको डेबिट में क्या लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला है ओपनिंग स्टॉक, जो कि एग्जांपल नंबर 5 में 6000 का है, उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। इसके बाद यहां पे आपको आइटम दिखाई दे रही है परचेज, और परचेज के बाद आपको यहां पे सेल्स रिटर्न डालना है। आपकी ये जो परचेज है वो 11000 की है, और आपकी ये जो सेल्स रिटर्न है वो 1000 की है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हमारे पास दो डायरेक्ट खर्चे हैं, एक है वेजेस और दूसरा है कैरीज इनवर्ड। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे हैं, इनको भी आप कैरी में शो करोगे। वेजेस आपके 3000 के हैं और कैरीज इनवर्ड 50 रुपीस के हैं, तो सबका टोटल बनता है 21500 और 500। सो इस तरीके से आपने जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आइटमें आती हैं उनको आपने एक क्लोजिंग एंट्री में क्या कर दिया है? लिख दिया है। तो ये आपकी क्लोजिंग एंट्री बन गई है। अब कुछ आइटमें ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आती होंगी, तो जो आइटमें क्रेडिट साइड में आती हैं वो आइटमों को आपने क्या करना है? डेबिट करना है, और क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालना चाहते हो ये आइटमें, तो आपको जनरल एंट्री में क्या लिखना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता क्या है? उसमें एक तो आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक, वो डेबिट कर दो। उसके बाद एक आएगी आपकी सेल, सेल को भी क्या कर दो? डेबिट कर दो। और एक होगी वहां पे परचेज रिटर्न। क्या होगी? परचेज रिटर्न। तो जितनी भी आइटमें ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है वो आइटमें डेबिट करनी है, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। इसके आपके पास अमाउंट दी हुई है 7000 और फिर 21000 और फिर 500। इसका जो टोटल है
वो 28,500 आ गया है। तो राजी इस तरीके से आपने ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी आइटमें आती हैं उसकी क्लोजिंग एंट्री पास कर दी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है कि 7,000 का प्रॉफिट निकलेगा। अगर आप प्रॉफिट की एंट्री करना चाहो ट्रांसफर क्लोजिंग एंट्री तो कैसे करोगे? प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, तो आपको डेबिट में तो ट्रेडिंग अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, पर ये प्रॉफिट को आप कहां पे ट्रांसफर करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो एग्जांपल नंबर 5 है इसमें ये दिया हुआ है 7,000 का, पर अगर आपको लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है? लॉस, तो इस एंट्री को रिवर्स कर देना आपने। लॉस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए आपने एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। अब हम बात करेंगे कि कुछ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर होती है। अब वो कौन सी एंट्री है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, क्योंकि P&L की डेबिट साइड में दिखाना है, इसलिए आपको जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस को आपने डेबिट करना है, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस P&L की डेबिट साइड में आते हैं आपने उनको कैसे दिखाना है? अगर वो डेबिट साइड में आ रही है P&L की, तो P&L को आप डेबिट करो। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक है हमारे पास कैरीज आउटवर्ड। ये खर्चा कब होता है? जब आप सामान कस्टमर के घर तक छोड़ के आते हो, कैरीज आउटवर्ड। इसके बाद आज हमारे पास है सैलरीज, उसके बाद है इंश्योरेंस। तो जितने भी आप इनडायरेक्ट खर्चे करोगे, आप चाहते हो कि सारे खर्चे P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हो जाएं, तो आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस जनरल एंट्री में कहां शो करने पड़ेंगे? क्रेडिट साइड में। बट जब आप P&L का लेजर बनाओगे तो ये सारे के सारे खर्चे P&L की डेबिट साइड में शो होंगे। तो लास्ट खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आपको मैं बता दूं कि कैरीज है हमारे पास 800 का, सैलरी है 2000 की, राइट। इसके बाद जो इंश्योरेंस है वो है 1200 का, इसके बाद इंटरेस्ट 300 का, और इसके बाद 700 का है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और ये सबका समअप करेंगे तो ये 5000 का अमाउंट आपको डेबिट में डालना है, और नीचे रिलेशन लिखना है कि बीइंग द क्लोजिंग एंट्री पास, बीइंग द क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, इज पास। तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं वो आपने नोट कर लिए। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कि कौन से आइटमें P&L की क्रेडिट साइड में आती हैं। तुरंत क्रेडिट साइड में मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आपको इसमें एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट करने हैं। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हैं तब आपको क्या करना है? तो वैसे मैं आपको करके बता दूं कि आपने P&L की क्रेडिट साइड में क्या शो करना है? सॉरी, इनडायरेक्ट इनकम शो करनी है। तो अगर आप कोई इनकम को P&L की क्रेडिट साइड में शो करना चाहते हो तो P&L को क्रेडिट कर दो, और अगर कोई इनकम है, कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट, तो वो इनडायरेक्ट इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं है। अगर आप P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसकी क्लोजिंग एंट्री करना चाहते हो तो याद रखें कि नेट प्रॉफिट P&L की डेबिट साइड में आता है, इसलिए P&L को डेबिट किया जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट है कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। ये कैपिटल में ऐड हो जाता है, इसलिए कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। इस क्वेश्चन में जो आपका NP है वो 2000 निकलता है। अगर आपका प्रॉफिट की बजाय लॉस निकला है, नेट लॉस, तो एंट्री रिवर्स हो जानी है, कैपिटल डेबिट हो जाना है और P&L क्या हो जाना है? क्रेडिट हो जाना है। अब बात है लास्ट में ड्राइंग की। वैसे तो जनरल एंट्री में ड्राइंग क्या की जाती है? डेबिट। लेकिन जब इसको क्लोजिंग एंट्री के रूप में किया जाता है तो ये ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ताकि ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाए। तो इसका अमाउंट है आपके पास 2000 का। कितना अमाउंट है?
2000 का। तो इस तरीके से आपने ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो सीखी। आपको एग्जाम्पल नंबर 5 खुद करनी है और साथ में आपको क्या है इसकी फॉलोअप जो है, ठीक है, वो भी खुद करके देखनी है। और आज मेरे पास एक टॉपिक है एडजस्टमेंट एंट्रीज का, ठीक है, वो भी आपने देखना है। और आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसकी बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात करेंगे, राइट। तो राजे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कि करंट ईयर में शुरू होती हैं, लेकिन उसका इफेक्ट या तो उसी साल खत्म हो जाता है या फिर उसका इफेक्ट 2 या 2 से ज्यादा ईयर तक चलता रहता है। तो हमें ऐसी ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। इसमें कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अनपेड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम है जो कि आपको मिली नहीं अभी पर आपने काम इसी साल किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, करंट ईयर में आप किसी को एडवांस पे कर देते हो लेकिन वो खर्चा आने वाले टाइम का होता है। इसी तरह अगर आप किसी से इनकम एडवांस रिसीव कर लोगे लेकिन काम आपने अगले साल करना होता है। बैड डेट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत होगी। तो आज आप थोड़ा शॉर्टकट में बात करेंगे। मेरे पास सबसे पहले टॉपिक आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। मेरे पास टॉपिक आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। यदि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये क्या है, ठीक है, इसका जो प्रॉपर मीनिंग अगर आप निकालना चाहो वो क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि खर्चा आ तो गया, आपके पास बिल भी आ गया पर आपने ये खर्चा पे नहीं किया है। तो अगर आपके पास बिल आ गया है तो राजे आप एक्सपेंसेस को तो डेबिट करो, अगर बिजली का बिल आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करो, और आपने कैरी क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यह आउटस्टैंडिंग को अपन ने कैरी क्यों किया, इसको इसलिए डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस बिजनेस में आ गए हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपन ने क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि बिजनेस में लायबिलिटी भी आ गई है, क्योंकि ये बिल आपने पे नहीं किया। जब नया साल शुरू होगा तो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डे को ये जो खर्चा है वापस एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो रीट्रांसफर कर दिया जाता है एक्सपेंसेस में। तब आप क्या करते हो, इसी एंट्री को रिवर्स कर देना है। आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, और जो एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो रीट्रांसफर हो जाता है एक्सपेंसेस अकाउंट में। इसको बोलते हैं आप एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ऐसे मैं बात करूंगा सेकंड प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है कि आपने कोई खर्चा इस साल पे कर दिया है एडवांस में, पर उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर लेना है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप किसी को एडवांस खर्चा पे करोगे तो हमारे अकाउंट्स में रूल है कि हमारी जो लायबिलिटी है वो दूसरे की एसेट है, दूसरे की लायबिलिटी वो हमारी एसेट है। तो अगर आपने किसी को पैसा एडवांस पे किया है तो काम करने की लायबिलिटी किसकी होगी, दूसरे की। जो दूसरे की लायबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, एसेट। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है, और एसेट हमारे अकाउंट्स में हमेशा डेबिट पे नोट होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको जनरल एंट्री में प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर देना है, डेबिट में लिख देना है, और जो एक्सपेंसेस हैं जो आप एडवांस पे कर रहे हो उसका नाम कहां पे लिख देना है, क्रेडिट साइड में लिख देना है। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर के पहले ही डे में ये जो बैलेंस होएगा उसको एक्सपेंसेस में फिर से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये एंट्री ने रिवर्स हो जाना है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाने हैं और प्रीपेड एक्सपेंस और
प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाना है, क्रेडिट हो जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब राजे मैं बात करूंगा अक्रूड इनकम की, ठीक है, इसको एक्रेड इनकम कह लो या अक्रूड इनकम कह लो, बात एक ही है। अक्रूड इनकम का मतलब होता है कि राजे आपने काम किया, पूरा साल काम किया या पूरा महीना काम किया, तो आपकी इनकम बन तो गई है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। तो इसका मैं मीनिंग ऐसे निकालता हूं, इसका मीनिंग क्या होगा, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अब आपको इनकम बन तो गई लेकिन आपको मिली नहीं। आपको इनकम देना दूसरे बंदे की क्या होगी, लायबिलिटी होगी, और हमारी क्या होगी, ये एसेट्स होगी। हमारी क्या होगी, एसेट होगी। अगर ये एसेट है तो अक्रूड इनकम को आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा, और जो इनकम है उसके नेम को कहां लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। और जैसे ही नया साल शुरू होगा उसके पहले दिन अक्रूड इनकम का बैलेंस दोबारा से इनकम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जो इनकम है राजा उसके अकाउंट को फिर से न्यू ईयर में डेबिट कर दिया जाएगा, और जो अक्रूड इनकम है उसके अकाउंट्स को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। राइट। अब राजा मेरा लास्ट टॉपिक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरा लास्ट टॉपिक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है कि आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है लेकिन आपने अभी किसी के लिए काम करना पेंडिंग है। अगर आपको इनकम मिल गई है तो काम नहीं किया आपने, तो आपके लिए ये लायबिलिटी है। अगर ये लायबिलिटी है तो जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में शो होगी, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट के रास्ते से आती है और जो आपकी एसेट होती है वो हमेशा डेबिट के रास्ते से आती है। यानी कि हमारे मॉडल रूल कहते हैं कि अगर बिजनेस में एसेट आए तो उसको डेबिट करो, अगर लायबिलिटी आए तो उसको क्रेडिट करो। तो ये लायबिलिटी है, इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और जो इनकम आपको एडवांस में हो रही है उसका नाम क्या लिखा जाएगा, डेबिट में। और जब नया ईयर शुरू होगा तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का जो बैलेंस है वापस इनकम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो न्यू ईयर में फर्स्ट डेट को आपको क्या करना है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको क्या कर देना, आपने डेबिट कर देना है, और जो आपकी इनकम है इनकम को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ठीक है। तो स्टूडेंट आपको इलस्ट्रेशन 6 सेल्फ ट्राई करनी है, इलस्ट्रेशन 6, और साथ में फॉलो अप जो है इलस्ट्रेशन 6 की वो आपको सेल्फ ट्राई करनी है। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ऑनलाइन क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट पहले आप वीडियो वॉच करें, उसके बाद उसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करें। इसके बाद वीडियो जिस भी एग्जांपल की है उसको नोटबुक पे नोट करें स्टेटमेंट के साथ, और सॉल्यूशन नोट करें, और उस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ में जो फॉलो अप होती है उसको भी आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है विद स्टेटमेंट। उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज की। तब तक के लिए थैंक यू।